भी स्टैंडर्ड बुक से वो हम पढ़े तो इससे हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव हो सकती है। नंबर 2, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ग्रामर का स्ट्रांग होना सबसे बड़ा ज़रूरी है। अगर हम तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं आने वाले CSS के लिए, जो अभी तक 1 साल लगेगा, या जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं अभी 1-2 साल हैं उनके पास, तो उनको चाहिए कि वो अपने ग्रामर पर काफ़ी सारा काम करे, उसको स्ट्रांग करे। डेली वोकेबलरी जो सेगमेंट्स होते हैं हमारे ग्रुप्स में या कहीं और ग्रुप्स में या घर में बैठ के वो उस पर प्रैक्टिस करे, 4-4, 10-10, 5-5 वर्ड्स पर, कि वो रोज़ाना सेंटेंसेस बनाए इंग्लिश के और अच्छे से, फिर उसको किसी से चेक भी करवाए कि ठीक है ठीक नहीं है। इस तरह से टेंसेस का, एक्टिव पैसिव का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, एडजेक्टिव नाउन, ये पार्ट्स ऑफ दिस सब चीज़ों को देखना पड़ता है बार बार। ये नहीं कि ये हमने पढ़े हैं पहले एकेडमिक्स में, BA में, FSC में, ये बार बार देखना पड़ता है। जितनी भी ज़िंदगी है इसमें टेंसेस और चीज़ों को हमने बार बार स्ट्रांग करना होता है, क्योंकि ये जो फार्मूला है, जो रूल्स है, जो हम अक्सर भूल भी जाते हैं। तो इसलिए अगर ये स्ट्रांग हो तो ऐसे में निखार आएगी और ऐसे में हमारे जो मार्क्स है वो बढ़ेंगे इससे। अच्छा, नंबर 3 है करंट इश्यूज। करंट इश्यूज जो होते हैं, मसलन अब जो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक्स क्राइसिस है, इकानमी का जो प्रॉब्लम है, वाटर इशू है, वाटर सिक्योरिटी है, इसके अलावा एनर्जी के है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स है, कोरोना का इशू है, इस पर नज़र रखनी पड़ती है और ख़ुद को बाखबर रखना होता है। अब टीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू, लेकिन आपने खुद को शार्प करना है। जितना आप शार्प होंगे, आपको पता होगा इश्यूज़ के बारे में, इस तरह से आप एक अच्छे से अच्छा राइटर बन सकते हैं इसे। और अगर आप राइटर बन गए एक दफ़ा तो फिर ऐसे कुछ भी नहीं, आप हर पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब नंबर 4, CSS PMS के लिए एसेज में हेडिंग नहीं होते। ये सवाल बार बार दोहराया जा रहा है कि हेडिंग होंगे, हेडिंग नहीं होंगे, तो इस पर पहले से आप खुद को कंफ्यूज ना करें। हेडिंग्स का पैटर्न जो है वो अब पुराना हो चुका है, आउटडेटेड पैटर्न है, उसको चेंज किया जा चुका है, इसलिए इसमें हेडिंग नहीं होते। पैराग्राफ्स जो होते हैं, जितने भी पैरास हम बनाते उसके दरमियान में, दोनों पैरास के दरमियान ट्रांजिशनल वर्ड्स या ट्रांजिशनल फ्रेज उसको कहते हैं, वो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगे, ग्रुप्स में भी हम रोज़ाना शेयर करते, वो इस्तेमाल करने होते हैं। हेडिंग्स का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। इसके अलावा आउटलाइंस है। आउटलाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसे का एक पार्ट भी तस्वर किया जाता है, तो इसीलिए इसके अपने नंबर होते हैं। आपने आउटलाइंस के 2 तरीके हैं। नंबर 1, आपने हेडिंग वाइज आउटलाइन बनाने हैं या सेंटेंस वाइज। एक एक सेंटेंस अगर आप एक एक हेडिंग के सामने लिखते हैं आउटलाइन में, तो ये भी एक पैटर्न है। दूसरा है कि आप सिर्फ एक हेडिंग दे देकर पहले से शुरू से एंड तक, कंक्लूजन तक वो सारा लिख दे, तो ये भी एक पैटर्न है। दोनों आप कर सकते हैं, मतलब सेंटेंस भी एक एक सेंटेंस में एक एक हेडिंग को। इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जितने भी चेकर बैठे होते हैं वो लोग, उनको जो है ठेका होता है पेपर चेक करने का, वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम चेक करेंगे उतना ज़्यादा उनकी पे बढ़ती है, रेमुनरेशन बढ़ती है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चेक करने। तो आउटलाइन से आसानी होती है चेकर को कि आपने क्या लिखा है, इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, एंड में क्या है। तो आपका जो सारा माइंड है, जो मेंटेलिटी है, वो आउटलाइन से रिफ्लेक्स होती है। इस वजह से आउटलाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर ज़्यादा कोशिश करें। अगर आपने आउटलाइन सही बनाए तो आपका ऐसे ऑटोमेटिकली सही है। अब बीच में जो मटेरियल है आउटलाइंस के साथ को देख के वो हम कर सकते हैं। एक CSS PMS लेवल का बंदा एक हेडिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है 2-4 लाइन्स का, अगर आपकी तैयारी हो, बशर्त ये आप प्रिपेयर हो उसके लिए। इसके अलावा अब इस चीज़ों के लिए हमारे पास वोकेबलरी कहाँ से आएगी उसके लिए, तो इस सब के लिए डॉन एडिटोरियल पढ़ा करें रोज़ाना के बुनियाद पर। और ऐसे के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ाना मश्क करें, ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करें डेली एक एक ऐसे। अगर ऐसे के लिए टाइम नहीं है आपके पास तो आप आउटलाइंस लिखा करें एक एक हेडिंग पे। जो हार्ड टॉपिक्स होते हैं ऐसे के, वो तो सारे ग्रुप्स में भी होते हैं, आप कहीं से भी पास पेपर से एक एक हेडिंग के आउटलाइन बनाया करें डेली अच्छे हैंड राइटिंग से। इससे हैंड राइटिंग ज़बरदस्त होगी आपकी और ऐसे लिखने का प्रैक्टिस भी होगा। और इस तरह से अगर शुरू में हम सोचे अब CSS ग्रुप्स में या पास्ट पेपर्स को देख के कि 2500 या मतलब 3000 वर्ड्स का जो ऐसे है वो हम किस तरह से लिखेंगे, तो ये शुरू में बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले अगर हम पहले दिन लिखेंगे तो 1000
800-1200 वर्ड्स तक हम लिख सकेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस जारी रहेगी, तो इंशाल्लाह ये 2500-2200 फिर इस तरह से आगे जाएगा ये। और इसमें निखार आएगा जो हमारा राइटिंग है, हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स है तो उसमें कम से कम 4 मार्क्स जो होते हैं वो है हैंड राइटिंग और हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसके होते हैं। तो कोशिश किया करें कि जितने भी नोट्स बनाए या घर में भी राइटिंग करें तो वो ब्लैक एंड ब्लू कलर पेन्स का यूज़ करके फिर उसको अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड और पॉलिश तरीके से हम लिख के कोशिश करें कि एक ऐसा कि हम सोचें कि हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में ये असाइनमेंट देंगे, तो असाइनमेंट लिख के फिर फेसबुक पे दे के उनसे सीनियर से उस पर राय ले। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फेसबुक पर रहेंगे तो इससे बेहतर है कि आप घर में जाके सुबह से कोशिश करें कि एक ऐसे लेके 5-6 वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ करें सेंटेंसेस में, पैरा वर्ड्स दे के। जितनी आपकी इंग्लिश बेहतर होगी इस तरह से आपके आने वाले जो पेपर होंगे वो भी ज़बरदस्त होंगे। तो CSS के लिए इंग्लिश का बेहतर होना सबसे ज़रूरी है, जो कि प्रैक्टिस से हो सकता है। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए लिखने का, बोलने का, कन्वर्सेशन का। इसके लिए कोशिश करें कि किसी के साथ भी आप प्रैक्टिस करें कि आपका इंग्लिश अच्छा हो तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो ये ऐसे के हवाले से कुछ सवालात थे जिसकी जवाबात देने थे। हमने शायद कुछ रह भी गए हो उसके बारे, अगर कुछ रह गए तो वो हमें क्वेश्चन आएंगे उस पर भी इंशाल्लाह आगे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल।